गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था, भारत पर अरबों का आक्रमण। हमने देखा था कि भारत पर जब अरबों ने आक्रमण किया तो सबसे पहला उसे मुस्लिम आक्रमण भी कहा जाता है, जो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत पर किया गया था। हमने पिछली क्लास में देखा था कि अरब के खलीफा के कहने पर, खलीफा कौन था? वलीद। अरब के खलीफा वलीद के कहने पर इसके गवर्नर अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को भारत पर आक्रमण करने का आदेश दिया और मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया, जो कि पहला मुस्लिम आक्रमण कहा गया। भारत पर लगातार मुस्लिम आक्रमण हुए, लेकिन उन मुस्लिम आक्रमणों में जो प्रमुख मुस्लिम आक्रमण हैं, जिनमें सबसे पहले अरबों के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया, और आपको ज्ञात है कि सबसे पहला अरब आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत पर किया गया था। लेकिन आज हम डील करेंगे भारत पर तुर्क आक्रमण। भारत पर तुर्क आक्रमण आज हम डील करेंगे, जिसमें आज देखेंगे कि किन किन लोगों के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया। वैसे तो ये भी एक मुस्लिम आक्रमण था, जैसे मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था, वैसे ही ये भी एक मुस्लिम आक्रमण था। लेकिन वहाँ पर अगर हम अरब की बात करें तो वहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ही किया गया था। लेकिन यहाँ अगर हम तुर्कों की बात कर रहे हैं तो तुर्कों में भारत पर दो व्यक्तियों ने आक्रमण किया। पहला जो व्यक्ति था जिसका नाम था महमूद गजनवी, और इसमें जो दूसरा व्यक्ति था जिसका नाम था मोहम्मद गौरी। कौन था? मोहम्मद गौरी। यानी कि ये दो लोग जो मुस्लिम थे, जो तुर्क कहलाए, इन्होंने भारत पर आक्रमण किया। और महमूद गजनवी के बाद, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गौरी ही वो शासक हुआ, वो एक सफल आक्रमणकारी हुआ जिसने भारत में अपनी सत्ता स्थापित की और भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना कर अपने एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का शासक नियुक्त करके जब ये वापस गया तो इसकी हत्या हो गई, और यहीं पर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और मुस्लिम सत्ता को आगे बढ़ाया। आज हम डील करेंगे यहाँ पर महमूद गजनवी, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से बखूबी प्रश्न पिछली प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में भी बने हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी संभवतः बनते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है महमूद गजनवी। तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे महमूद गजनवी के बारे में। तो महमूद गजनवी के बारे में जब हम चर्चा करेंगे, यहाँ पर महमूद गजनवी का जो टाइम पीरियड है
जो भारत में इसने पहला आक्रमण किया और अंतिम इसकी डेथ हुई थी, उस समय तक का इसका जो टाइम पीरियड रहा 1000 ईस्वी से लेकर 1030 ईस्वी तक इसका समय रहा। यानी 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी के द्वारा भारत पर पहला आक्रमण किया गया और 1030 में गजनी नामक स्थान पर, जो कि इसका निवास स्थान था, वहां पर इसकी महमूद गजनवी की डेथ हो गई। तो यहां हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार महमूद गजनवी 1000 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने के लिए भारत क्यों आया। ऐसे क्या कारण थे कि महमूद गजनवी को भारत आना पड़ा, महमूद गजनवी को भारत आना पड़ा और भारत आकर इसने लगातार 17 बार आक्रमण किए। इसने लगातार 17 बार आक्रमण किए। तो यहां पर चर्चा करते हैं महमूद गजनवी की और महमूद गजनवी को विस्तार से पढ़ते हैं। यहां पर देखते हैं कि महमूद गजनवी का जो पहला युद्ध हुआ था तो राजा जयपाल के साथ हुआ था। इस युद्ध में राजा जयपाल ने संधि करने की कोशिश की थी, लेकिन राजा जयपाल इस युद्ध में हार गया था और इसी लज्जावश जयपाल ने आत्महत्या कर ली थी। यहां तक आएंगे, लेकिन इससे पहले महमूद गजनवी के भारत आने का एक क्रम देख लेते हैं और देखते हैं कि आखिरकार गजनवी वंश की स्थापना किसने की थी और कैसे गजनवी वंश की स्थापना हुई, किस व्यक्ति के द्वारा गजनवी वंश या फिर यामिनी वंश की स्थापना की। उसके बाद चर्चा करेंगे महमूद गजनवी की। चलिए देखते हैं कि आखिरकार महमूद गजनवी भारत कैसे आया, तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। चलिए यहां पर एक हम सूत्र लेंगे। वो सूत्र क्यों लेंगे, क्योंकि यहां पर अगर हम ये सूत्र लेंगे तो हमें पढ़ने में बड़ी आसानी होगी और उसी सूत्र के माध्यम से हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो यहां पर महमूद गजनवी की बात करते हैं तो देखेंगे कि महमूद गजनवी भारत में कब आया, क्यों आया, कैसे आया और ये कहां से आया। कब आया, क्यों आया, कैसे आया और कहां से आया। तो हमने अभी पीछे चर्चा की थी कि सन 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी का पहला आक्रमण भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों पर हुआ। जैसे मुल्तान पेशावर नामक स्थान पर इसका पहला आक्रमण हुआ और यहां से सफल होकर महमूद गजनवी वापस गजनी के लिए लौट गया। लेकिन उससे पहले, जैसा कि हमने बताया था कि उससे पहले क्या हुआ था, ये कहानी सुनते हैं कि आखिरकार हुआ क्या था, कैसे गजनवी वंश या फिर यामिनी वंश की स्थापना हुई। तो विस्तार से इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। देखिए भाई, एक जगह पड़ती है ईरान, और आप सभी इस देश से बखूबी परिचित होंगे। एक देश पड़ता है ईरान। इस ईरान से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर अगर हम चलेंगे तो यहां पर एक जगह पड़ेगी और इसी स्थान को कहा जाएगा बुखारा। इसी स्थान को या इसी देश को नाम से जाना जाएगा बुखारा नाम से। ईरान से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर अगर हम चलेंगे तो एक अलग देश पाया जाएगा जिसको बुखारा के नाम से जाना गया। और जब बुखारा के नाम से इसे जाना गया तो यहां का एक शासक था, यहां का एक शासक था जिसका नाम था अब्दुल मलिक, जिसका शासक था अब्दुल मलिक। बेटा सिर्फ एक बार पूरी क्लास को आप एक बार देख लीजिए,
मैं आपसे वादा करता हूं कि परीक्षा में आने वाला कोई भी प्रश्न आपसे रहेगा नहीं। आप एक एक प्रश्न करके आएंगे, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं वो आपकी परीक्षा में निश्चित तौर पर बनेगा, और पढ़ाऊंगा ऐसा कि आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा। आप बिल्कुल भी अपने माइंड पर प्रेशर नहीं डालेंगे। आप देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ आप अपनी क्लास को देखते रहिए। बुखारा का शासक था अब्दुल मलिक, और इसी अब्दुल मलिक का एक सेनापति था। इसी अब्दुल मलिक का एक सेनापति था, और इसी सेनापति को, इसका एक सेनापति था, और इसी सेनापति का जो नाम था वो था अलप्तगीन। क्या नाम था? अलप्तगीन। एक बार हम पुनः इस लाइन को रिपीट करेंगे। ईरान एक देश होता है, उसी के पास में कुछ ही किलोमीटर दूर जाकर एक स्थान पड़ता है जिसको कहा गया बुखारा, और बुखारा का शासक था अब्दुल मलिक, और अब्दुल मलिक का सेनापति था जिसका नाम था अलप्तगीन। अब देखिए प्यारे बच्चों, होता क्या है कि सन 962 ईस्वी में, सन 962 ईस्वी में एक घटना घटती है, और यहीं पर सन 962 ईस्वी में इस अब्दुल मलिक की हो जाती है मृत्यु। सन 962 ईस्वी में इस अब्दुल मलिक की मृत्यु हो जाती है। परंतु जब मृत्यु होती है इसकी, तो इसके उत्तराधिकारी को लेकर संघर्ष छिड़ जाता है कि आखिरकार बुखारा का आने वाला शासक कौन होगा। और जब ये संघर्ष छिड़ जाता है, तो इस संघर्ष में दो लोग भाग लेते हैं। इस संघर्ष में दो लोग भाग लेते हैं, और ये दो लोग होते हैं कौन? एक तो अब्दुल मलिक का भाई होता है, और एक अब्दुल मलिक का चाचा होता है। यानी कि इस संघर्ष में एक तो अब्दुल मलिक का भाई और एक अब्दुल मलिक का चाचा होता है। जब इन दोनों में उत्तराधिकारी को लेकर युद्ध होता है, तो ये दोनों ही इनवाइट करते हैं किसको? अलप्तगीन को। ये दोनों ही अलप्तगीन को इनवाइट करते हैं, और अलप्तगीन से कहते हैं कि हमारा साथ दो, और वो कहता है हमारा साथ दो। लेकिन ये अलप्तगीन क्या करता है कि अब्दुल मलिक के भाई का साथ ना देकर साथ देता है किसका? चाचा का। अब्दुल मलिक के भाई का साथ ना देकर ये चाचा का साथ देता है, और जब ये चाचा का साथ देता है तो इस युद्ध में जो जीत होती है वो अब्दुल मलिक के भाई की होती है। यानी जो जीत होती है वो अब्दुल मलिक के भाई की होती है। अब जैसे ही अब्दुल मलिक के भाई की जीत होती है, तो ये जो भाई होता है ये इस अलप्तगीन को मारने की कोशिश करता है, क्योंकि दुश्मनी पैदा हो गई। जब ये अलप्तगीन को मारने की कोशिश करता है, तो देखिए बेटा, यहां से अब गौर देने वाली बात है। जैसे ही ये अलप्तगीन को मारने की कोशिश करता है, अब ये क्या करता है? जो अलप्तगीन होता है, ये अलप्तगीन कहां से? बुखारा से। कहां से? बुखारा। क्योंकि वर्तमान में अभी कहां है ये? बुखारा ही है। यानी अभी प्रेजेंट में अलप्तगीन कहां है? बुखारा। और ये बुखारा से यहां से भाग कर पहुंचता है अपनी जान बचाकर, और एक स्थान पड़ता है, और वो स्थान होता है कौन सा? गजनी। कौन सा होता है? गजनी। जैसे ही ये अब्दुल मलिक की मृत्यु होने के बाद में जब इसका भाई अलप्तगीन को मारने की कोशिश करता है, तो ये अलप्तगीन यहां से यानी बुखारा से भागकर पहुंचता है कहां? गजनी। जब ये गजनी पहुंचता है, तो गजनी पहुंचकर यही गजनी को ही अपनी बनाता है क्या? राजधानी। यानी गजनी को ही अपनी क्या बनाता है? राजधानी। ये गजनी को अपनी राजधानी बनाता है,
और जब ये राजधानी इस गजनी को बना लेता है तो यहीं पर एक वंश का उदय होता है और इसी वंश की नींव डालता है कौन? अलप्तगीन। और इसी वंश को कहा गया गजनवी वंश या फिर इसी को कहा गया यामिनी वंश। यानी कि ये जो अलप्तगीन हैं यहीं पर गजनवी वंश, यहीं पर गजनवी या फिर यामिनी, गजनवी या फिर यामिनी वंश की क्या करता है? वंश की स्थापना करता है। यहीं पर गजनवी वंश या फिर यामिनी वंश की क्या करता है? स्थापना करता है। तो अभी हमने एक शॉर्ट स्टोरी में बस इतना देखा कि गजनवी वंश या फिर यामिनी वंश की स्थापना करने का श्रेय किसे जाता है? तो गजनवी वंश और यामिनी वंश की स्थापना करने का जो श्रेय होता है वो किसको जाता है? अलप्तगीन को। पिछले प्रश्न पत्रों में कई बार एसएससी में पूछा है कि बताइए गजनवी वंश या फिर यामिनी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो गजनवी वंश या फिर यामिनी वंश की स्थापना अलप्तगीन के द्वारा की गई। मेरा विश्वास है कि आप इस चीज को बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, ये आपके कंठस्थ हो गई होगी और आप इसको आने वाली जो परीक्षा होगी अगर प्रश्न आया तो आप बखूबी इस क्वेश्चन का आंसर देकर आएंगे, ये मेरा विश्वास है। तो यहां पर हमने इतना देखा कि इसने गजनवी वंश और यामिनी वंश की स्थापना की, परंतु अलप्तगीन ज्यादा समय तक शासन नहीं कर सका और यहीं पर अलप्तगीन की डेथ हो जाती है। और जब अलप्तगीन की डेथ होती है तो इसके बाद अलप्तगीन के कई वंशज गद्दी पर बैठते हैं और जब ये वंशज इस गद्दी पर बैठते हैं, इन वंशजों को हटाकर, यानी अलप्तगीन के कुछ वंशज होते हैं जो गद्दी पर बैठते हैं, उनको हटाकर एक व्यक्ति गजनी की गद्दी संभालता है 977 ईस्वी में और उस व्यक्ति का नाम होता है सुबक्तगीन। कौन होता है? सुबक्तगीन। तो यहां पर हम चर्चा करेंगे सुबक्तगीन के बारे में। यहां पर हम सुबक्तगीन के बारे में चर्चा करेंगे। जो सुबक्तगीन होता है 977 ईस्वी में, कहीं कहीं जो तारीख है वो चेंज होती हुई दिखाई देती है किताबों में, लेकिन एग्जैक्ट यही है 977 ईस्वी में ये शासक बनता है। कहां का? ये शासक बनता है गजनी का। 977 ईस्वी में सुबक्तगीन गजनी का शासक बनता है, मगर ये सुबक्तगीन था कौन? इतना भी तो जान लेते हैं कि ये सुबक्तगीन था कौन। ये सुबक्तगीन, जो सुबक्तगीन हैं, यह प्रारंभ में सुबक्तगीन प्रारंभ में अलप्तगीन का, किसका? अलप्तगीन, अलप्तगीन का गुलाम था। ये जो सुबक्तगीन है ये अलप्तगीन का कौन था? ये गुलाम था। यानी प्रारंभ में ये अलप्तगीन का गुलाम था, लेकिन धीरे धीरे इसी सुबक्तगीन की योग्यता को देखकर, इस सुबक्तगीन की योग्यता को देखकर अलप्तगीन ने अपनी बेटी का विवाह, अपनी बेटी का विवाह किसके साथ करा दिया? सुबक्तगीन के साथ करा दिया। यानी कि बेटी का विवाह अलप्तगीन ने किससे कर दिया? सुबक्तगीन से। अलप्तगीन ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया किससे? सुबक्तगीन से। तो देखिए अब यहां पर अभी तक तो ये एक गुलाम था, लेकिन अभी यहां पर क्या हो गया? दामाद, गुलाम और सुबक्तगीन का सेनापति। अब इसके पास
3 पोस्ट हो गई। एक तो दामाद था, गुलाम था, और तीसरा ये हो गया सेनापति। जब ये इसका दामाद बना तो अलतगिन ने अपने जगह पर नॉमिनेट तो किया था सुवक्तगिन, लेकिन इसके बाद पहले कुछ और बैठ गए बलपूर्वक, लेकिन सबको हटाकर सुवक्तगिन गजनी का शासक बनता है और कुछ समय तक ये गजनी का शासक रहता है। होता क्या है कि गजनी वाले एरिया पर कुछ विदेशी आक्रांताओं का आक्रमण होता है। जब गजनी पर विदेशी आक्रांताओं का आक्रमण होता है तो यही सुवक्तगीन उनके भय पूर्वक, यानी उनके भय के कारण यही सुवक्तगीन गजनी छोड़कर भारत की तरफ आता है। ये सुवक्तगीन गजनी छोड़कर भारत की तरफ आता है, और जब ये भारत की तरफ आता है तो उस समय पर भारत में एक राजवंश शासन कर रहा था जिसको कहा गया हिंदू शाही राजवंश। उसको कहा गया हिंदू शाही राजवंश। और जब ये भारत की तरफ रुख करता है तो यहां पर गजनी, यहां पर गजनी और भारत, यानी कि गजनी और भारत की जो सीमा थी वो लगभग इस सुवक्तगीन के द्वारा जीतते क्षेत्रों को ये भारत की सीमा तक इसने अपना अधिकार कर लिया। लेकिन इस चीज को जयपाल एडजस्ट नहीं कर सका और जयपाल के द्वारा सुवक्तगीन के खिलाफ आक्रमण कर दिया गया। सुवक्तगीन के खिलाफ आक्रमण कर दिया, और जब ये आक्रमण होता है तो इस आक्रमण में जो जयपाल होता है, जो जयपाल होता है, जयपाल हार जाता है, यानी जयपाल की पराजय होती है। और जयपाल की जैसे ही पराजय होती है तो कुछ समय बाद ही 998, कहीं कहीं 997 भी होती है डेट, ध्यान रखना। 998 या 997 में सुवक्तगीन की डेथ हो जाती है। सुवक्तगीन की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। यानी कि इस तारीख को, इस सन को सुवक्तगीन की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। यहां पर हम अब चर्चा करेंगे, और ये जो चर्चा होगी वो एकदम विशेष चर्चा होगी, इस पर आपको ध्यान देना है। जब सुवक्तगीन की डेथ होती है तो यहां पर देखेंगे सुवक्तगीन के 2 पुत्र होते हैं। पहले का नाम होता है महमूद और दूसरे का नाम होता है इस्माइल। पहले का नाम होता है महमूद और दूसरे का होता है इस्माइल। और ये तो प्रारंभ से ही ये चला आया है कि चाहे बाप हो चाहे माँ हो, जो झुकाव होता है वो छोटे बच्चे की तरफ ज़्यादा होता है। तो सुवक्तगीन का जो झुकाव था वो अपने छोटे बेटे इस्माइल की तरफ था, और अपनी मृत्यु होने से पहले ही सुवक्तगीन ने अपनी सारी जायदाद जो है वो इस्माइल के नाम कर दी और अपना नॉमिनेट कर दिया कि मेरे जाने के बाद गजनी का जो शासक बनेगा वो इस्माइल बनेगा। लेकिन महमूद जो था ये रहा एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति। इसने कहा कि नहीं, मेरे जीते जी इस्माइल गजनी का शासक नहीं बन सकता, और महमूद गजनवी ने एक छल पूर्वक इस्माइल की हत्या कर दी। और इस्माइल की हत्या करके यहीं पर 998 में, 998 ईस्वी में, सन 998 ईस्वी में, सन 998 ईस्वी में महमूद गजनवी बनता है गजनी का शासक। यहां पर 998 में महमूद गजनवी बनता है गजनी का शासक। और जब ये गजनी का शासक बनता है तो यहां पर ये शासक बनते ही एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करता है। और यहीं पर जब ये स्वतंत्र राज्य स्थापित करता है
तो अपने आप को गजनी का एक स्वतंत्र शासक सिद्ध कर देता है। यहां तक कहानी जो थी महमूद गजनवी के गजनी का शासक बनने तक की थी। चर्चा करते हैं कि अब इस कहानी के बाद जब ये गजनी का शासक बनता है तो इसके बाद महमूद गजनवी के क्या विचार रहे और महमूद गजनवी के द्वारा कौन से ऐसे कार्य किए गए जिसे इतिहास में इसे पढ़ा जाता है। जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वो अब प्रारंभ होंगे। जैसे कि हमने देखा कि 998 ईस्वी में 998 ईस्वी में यह गजनी का शासक बनता है। यह गजनी का शासक बनता है। शासक बनते ही, क्योंकि ये एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, ये चाहता था कि आसपास के जो राज्य हैं वो भी मेरे ही देश में मिल जाएं, और ये चाहता था अपने देश में अन्य देशों को मिलाना। तो जब ये शासक बना तो शासक बनते ही इसने सबसे पहले आक्रमण किया अपने सीमावर्ती एक देश था जिस देश का नाम था सीस्तान। यानी कि शासक बनते ही सबसे पहले महमूद के द्वारा सीस्तान पर आक्रमण किया गया। और जब इसने सीस्तान पर आक्रमण किया तो यहाँ के राजा को हराकर सीस्तान को भी अपने गजनी राज्य में इसने मिला लिया। और जब इसने इस पर अधिकार किया तो सबसे पहले इसी महमूद गजनवी के द्वारा, ध्यान रखना बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सबसे पहले जो सीस्तान को जीतकर, यानी यहां पर देखा जाए तो सीस्तान को जीतकर इसने अपने राज्य में मिला लिया और एक उपाधि ग्रहण की। इसके द्वारा एक उपाधि ग्रहण की गई और इसी उपाधि को कहा गया सुल्तान। इसने एक उपाधि ग्रहण की और वो उपाधि कौन सी थी? सुल्तान की उपाधि थी। इसने सीस्तान को जीतकर एक उपाधि धारण की और इसी उपाधि का नाम था सुल्तान। एग्जाम में कई बार ये आया है कि बताइए अजान का पहला सुल्तान किसे कहा गया। अजान का मतलब होता है कि इस विश्व का सबसे पहला सुल्तान अगर बनने का गौरव प्राप्त हुआ है या फिर इस उपाधि को धारण करने का गौरव प्राप्त हुआ है तो वह सिर्फ और सिर्फ महमूद गजनवी को ही प्राप्त हुआ है। और अजान का पहला सुल्तान ही किसे कहा जाता है? महमूद गजनवी को कहा जाता है। इसने एक उपाधि धारण की और ये उपाधि थी सुल्तान की, इसीलिए इसको कहा गया अजान का पहला सुल्तान। इसको कहा गया अजान का पहला सुल्तान। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन बैक हुआ है, कई बार रिपीट हुआ है। बताइए अजान का पहला सुल्तान किसे कहा गया है? तो अजान का पहला सुल्तान किसे कहा गया है? महमूद गजनवी को कहा गया है। और जब इसने सीस्तान को अपने क्षेत्रफल में मिला लिया, अपने राज्य में मिला लिया, तो अब इसने क्या किया कि अब ये महमूद गजनवी अपने गुरु, अपने खलीफा अलकादर बिल्लाह से मिलने के लिए गया। यानी कि जब इसने इसको मिला लिया तो ये गया आशीर्वाद लेने के लिए। किसके पास? एक खलीफा था, बगदाद का खलीफा, एक खलीफा था जिसका नाम था अलकादर बिल्लाह। अलकादर बिल्लाह। और जब ये अलकादर बिल्लाह से मिलने के लिए गया तो अलकादर बिल्लाह के द्वारा महमूद गजनवी को दो अन्य उपाधियां प्रदान की गईं। अलकादर बिल्लाह ने महमूद गजनवी को दो अन्य उपाधि प्रदान की। वो उपाधि थी, यानी कि इसी खलीफा के द्वारा महमूद गजनवी को कहा गया यमीन उद्दौला। यमीन उद्दौला। और दूसरी उपाधि प्रदान की यमीन उल मिल्लाह। दो उपाधि प्रदान की।
पहला यमीन उद्दौला और दूसरी यमीन उल मिल्ला। लेकिन इसका अर्थ क्या होता है? ये तो उपाधि ग्रहण की और इसने प्रदान की, लेकिन इसका अर्थ क्या हुआ? तो इसका अर्थ होता है यमीन उद्दौला का, साम्राज्य का, साम्राज्य का दाहिना हाथ। और इसका अर्थ होता है साम्राज्य का स्वामी या रखवाला, साम्राज्य का स्वामी या फिर रखवाला। ये जो उपाधियां प्रदान की थी ये बगदाद के खलीफा अल कादर बिल्ला के द्वारा महमूद गजनवी को प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त अगर हम उपाधियों की बात करते हैं तो इसके अतिरिक्त भी महमूद गजनवी को कई नामों से जाना जाता है। जैसे महमूद गजनवी को एक अन्य उपाधि के नाम से भी जाना जाता है और ये उपाधि का नाम है बुत सिकन। महमूद गजनवी को बुत सिकन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि महमूद गजनवी के भारत आने का उद्देश्य यही था कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। मैंने पिछली क्लास में ही आपको बताया था कि जब मोहम्मद बिन कासिम भारत में आया था तो इसके दो उद्देश्य थे, एक तो भारत से धन को लूटना और दूसरा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। जब महमूद गजनवी भी भारत आया तो इसके भी यही उद्देश्य थे, लेकिन इसके उद्देश्य ये अलग थे क्योंकि महमूद गजनवी ने जब भारत में आया था तो एक नारा दिया था और वो नारा था जिहाद का। यानी कि महमूद गजनवी के द्वारा एक नारा दिया गया और वो नारा था जिहाद का नारा। जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध। इसने अपने आक्रमणों को जिहाद कहा है और इसने अपने आक्रमणों को धर्म युद्ध कहा है। तो यहां पर जब ये भारत आया तो इसके द्वारा बड़ी मात्रा में मंदिरों को तोड़ा गया, मंदिरों को लूटा गया। जब ये मंदिरों को लूटता था तो उसकी मूर्तियों को तोड़ता था। इसीलिए इस व्यक्ति को बुत सिकन के नाम से जाना गया। इसका अर्थ होता है मूर्ति भंजक, मूर्ति भंजक यानी मूर्ति तोड़ने वाला, मूर्ति भंजक, मूर्ति तोड़ने वाला। इसको एक अन्य नाम से भी जाना गया है जबली का महमूद, जबली का महमूद। इसको एक अन्य नाम से भी जाना गया है और वो नाम क्या है? जबली का महमूद। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जब महमूद गजनवी भारत में आया था तो इसने सबसे पहले एक नारा दिया था और वो नारा था जिहाद का नारा। तो यहां पर हम एक लाइन लिख लेंगे, महमूद के द्वारा, महमूद के द्वारा सर्वप्रथम जिहाद का नारा दिया गया, जिहाद का नारा दिया गया। सबसे पहले महमूद गजनवी ने जिहाद का नारा दिया और जिहाद को इसने कहा धर्म युद्ध, और इसने कहा कि भारत को लूटना और मंदिरों को तोड़ना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना ही क्या है? जिहाद है। और इसको हेनरी इलियट नाम के एक इतिहासकार हुए और उन्होंने कहा है कि महमूद गजनवी के जो आक्रमण थे वो भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आक्रमण किए गए थे। इतिहासकारों के अलग अलग मतभेद हैं तो उन्होंने अपना मत यहाँ पर जाहिर किया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इतने कार्य यानी इतनी उपाधियों के नाम से, इतनी उपाधि इसको दी गई, इतने नाम से इसको जाना गया। चलते हैं थोड़ा सा आगे इसके बारे में और चर्चा कर लेते हैं क्योंकि उपाधियां ही इसकी बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं और उपाधियां ही इसके एग्जाम में, इसकी जो उपाधियां हैं वो एग्जाम में कई बार पूछी भी जाती हैं कि बताइए महमूद गजनवी को किस उपाधि से जाना गया है, यह उपाधि किसने प्रदान की।
तो यहाँ पर जो दो उपाधि मैंने आपको बताई थी, और दो ही उपाधि जो थी, जैसे मैंने आपको यहाँ पर दो उपाधियों के बारे में बताया कि यमीन उद्दौला और यमीन उल मिल्लत, ये जो दो उपाधि हैं ये कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं कि यमीन उद्दौला और यमीन उल मिल्लत के नाम से किसे जाना गया है। तो ये किसे जाना गया है? महमूद गजनवी को जाना गया है। तो यहाँ पर इतनी चर्चा की, चलिए आगे बढ़ते हैं। महमूद गजनवी के द्वारा कुछ आक्रमण किए गए थे। महमूद गजनवी के द्वारा कुछ आक्रमण किए गए थे, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब ये सिस्तान के राजा को हराकर अल-कादर बिल्ला के पास में गया, तो अल-कादर बिल्ला ने इसे कहा था कि तुम भारत पर प्रत्येक वर्ष आक्रमण करोगे। तो अपने गुरु की आज्ञा मानकर इसी महमूद गजनवी के द्वारा कहा गया कि मैं भारत पर प्रत्येक वर्ष आक्रमण करूंगा, और ऐसा कहने वाला ही कौन था? महमूद गजनवी। तो यहाँ पर देखेंगे इसके आक्रमणों के बारे में, जो महत्वपूर्ण आक्रमण हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। महत्वपूर्ण आक्रमण के बारे में चर्चा करते हैं। यानी कि महमूद ने भारत पर प्रत्येक वर्ष आक्रमण करने की कसम खाई, प्रत्येक वर्ष आक्रमण करने की कसम खाई। और इसी क्रम में जब इसने प्रत्येक वर्ष आक्रमण करने की कसम खाई, तो इसी क्रम में महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। इसी क्रम में महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, परंतु कुछ इतिहासकार आज भी इसी बात को कहते हैं कि महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण नहीं किया था। परंतु माने किसकी? कुछ इतिहासकार जिन्होंने सिद्ध किया हुआ है कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, तो आज भी एग्जामिनर इसी चीज को मानते हैं। एग्जाम भी मानता है, बोर्ड भी मानता है। जब बोर्ड मानता है तो हम भी मानते हैं कि हाँ जी 17 बार ही क्या किया था? आक्रमण किया था। तो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। सत्रह बार आक्रमण किए। जब इसने 17 बार आक्रमण किए और प्रत्येक वर्ष भारत पर आक्रमण करने की जो कसम खाई, इसी क्रम में अगर देखा जाए तो इसका सबसे पहला जो आक्रमण था वो सन 1000 ईस्वी में, सन 1000 ईस्वी में भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों पर हुआ था। यानी महमूद गजनवी ने पहला आक्रमण भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों पर किया, और इन क्षेत्रों से ये भारी संख्या में, भारी तादाद में यहाँ से सोना चांदी और कुछ बहुमूल्य हीरे जवाहरात जो भी थे वो लूट कर ले गया। और जब इनको लूट कर ले गया तो इसी लूट से इसने अपनी सेना का गठन किया और इसी लूट से इसने अपने संसाधन बनाए। पहला जो आक्रमण हुआ था भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों पर हुआ। कौन थे? मुल्तान, पेशावर, इन क्षेत्रों पर हुआ। मुल्तान और पेशावर, इन क्षेत्रों को लूटकर ये यहाँ से ले गया और इसी लूट से महमूद गजनवी के द्वारा संसाधन बनाए गए। और इन्हीं संसाधनों को बनाकर अगला टारगेट महमूद गजनवी का जो था वो भारत में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली जो राजवंश था, हिंदू शाही राजवंश, इसको टारगेट करना था और जयपाल को हराकर भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने का इसका एक
लक्ष्य था और इसने सोचा भी था कि जयपाल को हरा के मैं भारत में अपनी सत्ता स्थापित करूंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहां पर हम चर्चा करेंगे कि इसने 1001 ईस्वी में 1001 ईस्वी में जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया। जयपाल के विरुद्ध इसने आक्रमण किया और जब इसने जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया तो इस आक्रमण की कुछ सिचुएशन इस प्रकार थी कि जयपाल के द्वारा कालिंजर, अजमेर और कन्नौज के शासकों का एक समूह बनाया गया और जयपाल ने इन तीनों शासकों की सम्मिलित सेना को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके महमूद गजनवी के खिलाफ लड़ा। लेकिन एक हिमवर्षा के कारण, यानी कि बर्फबारी के कारण जयपाल की जो सेना थी वो एकदम तितर बितर हो गई और सेना भागने लगी। इस वजह से जयपाल को संधि करनी पड़ी और जब जयपाल को यहाँ पर संधि करनी पड़ी तो संधि करने के बाद जयपाल के द्वारा ये संधि तोड़ दी गई और संधि तोड़ने के कारण ही महमूद गजनवी ने जयपाल को एक युद्ध में हरा दिया। और जब इस युद्ध में जयपाल को हराया तो जयपाल ने एक ग्लानिवश, क्योंकि एक शक्तिशाली राजा था जिसका वैभव चारों दिशाओं में था, एक शक्तिशाली राजा को हराना एक बड़ी बात हो जाती है। और जैसे ही जयपाल हारता है तो ये एक लोक लाज की वजह से, शर्म से ये आत्महत्या कर लेता है। जो जयपाल होता है ये यहां पर क्या कर लेता है, जयपाल हार जाता है, हारता है और क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। जयपाल आत्महत्या कर लेता है। जब जयपाल आत्महत्या कर लेता है तो इसका पुत्र गद्दी पर बैठता है। आने वाले सीक्वल में इसके पुत्र को भी महमूद गजनवी हराता है। लेकिन यहाँ पर हम एक महत्वपूर्ण आक्रमणों की बात करते हैं जो कि एग्जाम में लगभग बनते हैं। तो वहाँ पर अगर बात करते हैं तो इसी क्रम में आगे चलेंगे तो 1018 में यह करता है मथुरा पर आक्रमण। 1018 में ये मथुरा पर आक्रमण करता है। इस समय मथुरा के मंदिरों में अपार धन प्राप्त हुआ था। मथुरा पर आक्रमण करता है और यहीं से महमूद गजनवी को अपार धन प्राप्त हुआ। इतना धन प्राप्त हुआ कि इतिहासकारों के अनुसार महमूद गजनवी के जो वाहन थे ले जाने वाले वो भी कम पड़ गए। मंदिरों की नगरी कहा जाने वाला मथुरा इसके द्वारा लूटा गया। इसके बाद 1018 के बाद ये एक आक्रमण और करता है और ये आक्रमण होता है 1019 में। इसी समय वापस नहीं गया, इसी समय 1019 में ये कन्नौज को लूटता है। कन्नौज को लूटता है, इसी को स्वर्गद्वारी के नाम से जाना गया। कन्नौज को ही क्या कहा गया है, स्वर्गद्वारी। ये कई बार एग्जाम पूछा गया है कि बताइए स्वर्गद्वारी किसे कहा गया है। स्वर्गद्वारी के नाम से जाना गया। 1019 में ये कन्नौज को लूटता है और कन्नौज को लूटकर ये वापस चला जाता है। बैक टू बैक और भी इसके आक्रमण हुए, लेकिन इसका एक प्रसिद्ध आक्रमण हुआ, बड़ा ही फेमस, जो लगातार एग्जाम में बनता है कि बताइए महमूद गजनवी के द्वारा सोमनाथ के मंदिर को कब लूटा गया या फिर सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया गया। बड़ा ही फेमस अटैक था इसका, बड़ा ही प्रसिद्ध आक्रमण था। तो यह 1025 और 26 में, कितने में, 1025 और 26 में, 1025 और 26 में
सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करता है। सोमनाथ के मंदिर पर, सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करता है। ये जो सोमनाथ का मंदिर था, अगर प्रेजेंट उसी समय की अगर बात की जाए तो सोमनाथ के मंदिर में लगभग लोगों के, जो धनाढ़ लोग थे, जो पैसे वाले थे, उन लोगों का पैसा जमा था और उन्हीं लोगों के जो आभूषण थे, जो कीमती आभूषण थे, जो जायदाद थी उनकी, जो उनका धन था, वो सारा का सारा पैसा इस सोमनाथ के मंदिर में ही जमा था। क्योंकि उस समय पर कोई बैंक नहीं थी और उस समय पर एक धर्म को माना जाता था और उस समय पर एक प्रथा थी कि मंदिरों से चोरी करना एक अपराध है और अपराध की श्रेणी में रखा गया वहाँ से चोरी करना। इसीलिए भारत का कोई भी व्यक्ति मंदिरों से चोरी नहीं करता था। इसीलिए मंदिर होते थे वो सुरक्षित हुआ करते थे। भारत के लोग अपने धन को मंदिरों में रखते थे, लेकिन जब इस महमूद गजनवी को ये खबर मिली कि सोमनाथ के मंदिर को अगर लूटा जाए तो पिछली जितनी लूट मैंने की हैं वो एक साइड में और सोमनाथ का मंदिर एक साइड में, यानी सारी लूट जो पिछली की गई हैं वो और सोमनाथ की लूट वो दोनों बराबर मानी जाएंगी। और सोमनाथ के मंदिर को लूट कर यानी 1025 और 26 में महमूद गजनवी के द्वारा सोमनाथ का मंदिर लूटा गया। और कहा जाता है कि इस मंदिर से इतना धन प्राप्त हुआ कि महमूद गजनवी का विचार जो था बिल्कुल बदल गया और उसने भारत पर फिर दोबारा आक्रमण करने का विचार ही नहीं किया। इसको बहुत सारा धन मिला और प्रेजेंट में जब सोमनाथ के मंदिर पर इस व्यक्ति के द्वारा जब आक्रमण किया गया तो वहां पर 50,000 की संख्या में वहां पर पंडित लोग थे, वो उपस्थित थे, जिसे पुजारी कहा गया। लेकिन जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया तो उन पुजारियों का भी कत्लेआम इस महमूद गजनवी के द्वारा बड़ी संख्या पर किया गया और सोमनाथ के मंदिर को लूटकर, क्योंकि यहाँ पर इसको बड़ी संख्या में धन प्राप्त हुआ था, जब ये 1026 में जब ये वापस जा रहा था मंदिर को लूटकर, तो रास्ते में जाट समुदाय के लोगों ने इसका विरोध किया, जिनको खक्कर जाति भी कहा गया। खक्कर लोगों ने इसका विरोध किया और जब विरोध करने की वजह से ही महमूद गजनवी को बड़ी तादाद पर परेशान किया गया और इसका धन भी कुछ छीन लिया गया। परंतु महमूद गजनवी यहाँ से वापस जाने में सफल हुआ। इसके बाद महमूद गजनवी ने 1027 में जाटों के खिलाफ आक्रमण किया। यह पूछ लिया गया है कि महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण कौन सा था, तो महमूद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में हुआ और यह जाटों के खिलाफ था। और जब महमूद गजनवी यहां से वापस गया तो सन 1030 में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। सन 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई और अंततः महमूद गजनवी का कार्य सिर्फ इतना रहा कि भारत में महमूद गजनवी के द्वारा बड़ी संख्या पर हिंदुओं को मुस्लिम धर्म में परिवर्तित किया गया और बड़ी संख्या में इसने भारत आकर अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया, यानी इस्लाम धर्म को बढ़ावा दिया। और कहा जाता है कि गजनी को उस समय पूर्व का सिराज के नाम से भी जाना गया, यानी कि उस समय
गजनी को पूर्व का सिराज कहा गया। यानी कि इतना पैसा ये गजनी ले गया कि वहाँ पर इसने इसी पैसे से बड़ी बड़ी मस्जिदें बनवाई, बड़े बड़े भवन बनवाए। यानी आर्ट एंड कल्चर पर इसने बड़ा ध्यान दिया गजनी में। और यहाँ से जो धन लेकर गया था, इस धन का प्रयोग इसने गजनी में किया। यहाँ से जाकर इसने गजनी में जब इस धन का प्रयोग किया तो उसको पूर्व का सिराज कहा गया। यहाँ पर एक बखूबी प्रश्न भी आता है कि बताइए महमूद गजनवी के साथ भारत कौन कौन से इतिहासकार आए। तो भारत में महमूद गजनवी के साथ कुछ इतिहासकार आए, जिन इतिहासकारों में 3 इतिहासकार बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। इन इतिहासकारों के नाम हैं, एक तो व्यक्ति था जिसका नाम था उतवी, एक फिरदौसी जो इसके दरबार में रहा करता था, फिरदौसी, और एक था अलबरूनी। उतवी, फिरदौसी और अलबरूनी। फिरदौसी के द्वारा एक किताब लिखी गई, बड़ी ही प्रसिद्ध किताब है और ये एग्जाम में पूछी भी गई है। इसके द्वारा एक किताब लिखी गई है, उस किताब का नाम है शाहनामा। क्या नाम है? शाहनामा। और अलबरूनी के द्वारा लिखी गई है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद। यहां पर अलबरूनी से रिलेटेड प्रश्न आते हैं और प्रश्न सीधे तौर पर पूछा गया, बताइए पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम कौन था? तो अलबरूनी ही एक ऐसा व्यक्ति था पुराणों का अध्ययन करने वाला पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम अगर कहा गया है तो किसे कहा गया है? अलबरूनी को। इसने कई वर्ष भारत में बिताए और भारत के बारे में इसने बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही। इसने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहां से जाने का किसी का मन नहीं करता। उतवी के द्वारा कहा गया है कि भारत के लोग ऐसे लोग हैं जो अपने बराबर किसी को योग्य नहीं समझते और अपने बराबर किसी को पढ़ा लिखा नहीं समझते। ऐसे विचार उतवी के द्वारा भी कहे गए हैं। तो आज का जो हमारा एक जो चैप्टर था, अध्याय था, ये आज हमने कंप्लीट किया है महमूद गजनवी का। और ये मैं आशा करता हूँ कि आपके बखूबी समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं, कल हम डील करेंगे मोहम्मद गौरी को और देखेंगे कि आखिरकार भारत के इतिहास में मोहम्मद गौरी का क्या योगदान रहा और इसके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए, कौन कौन से युद्ध गौरी के द्वारा लड़े गए। तब तक के लिए नमस्कार, चलते हैं।